नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पीएनबी महाघोटाले पर जी बिजनेस की मुहिम के बाद अब ऑडिटर्स बैकफुट पर हैं। जी बिजनेस ने सबसे पहले पीएनबी घोटाले में ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए थे। साथ ही साथ हमने आपको यह खबर भी दी थी कि सरकार ऑडिटर्स की सजा सख्त करने के लिए नोटिफिकेशन ला सकती है। इसके बाद अब आईसीएआई भी हरकत में आ गया। आईसीएआई ने पीएनबी और गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आखिरकार देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और ये कैसे हुआ कि हर साल बैंकों में होने वाले ऑडिट के बावजूद ये घोटाला 7 साल तक पनपता रहा। पीएनबी महाघोटाले में सबसे पहले जी बिजनेस ने ही ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाए थे। बैंक का हर साल ऑडिट होता रहा, फिर भी 7 साल तक घोटाला क्यों नहीं पकड़ में आया? कैसे बिना ऑडिटर्स की मिली भगत के मामा भांजे की जोड़ी 7 साल तक देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक को चूना लगाती रही? किस स्थिति में ये पॉसिबल है कि ऑडिटर्स की नजर में इस तरह का घोटाला ना आए? कैसे, क्या सिचुएशन हो सकती है कि ऑडिटर्स को, अगर मैं एक पल के लिए मान भी लेती हूं कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इसे नहीं पकड़ पाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 7 साल तक ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते रहे और उसके बावजूद वो इस घोटाले के बारे में पता नहीं कर पाए? पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि किसी भी तरह से ये मामला दब नहीं सकता था। अगर कहीं भी रिकॉर्ड में छोटी मोटी एंट्री चढ़ी होती तो ऑडिटर जरूर पकड़ के ले जाता। पीएनबी महाघोटाले पर जी बिजनेस के ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाने के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई। अगले ही दिन सरकार ने ऑडिटर्स पर नकेल कसने की तैयारी कर ली। ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने ही दी कि सरकार जल्द ही नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाने के लिए नोटिफिकेशन ला सकती है। जी बिजनेस ने सबसे पहले बैंक के ऑडिटर्स पर सवाल उठाए थे कि कैसे हुआ कि हर साल ऑडिट होने के बावजूद घोटाला 7 साल तक पनपता गया। जी बिजनेस पर इस मामले को उठाने के बाद देर से ही सही अब सरकार हरकत में आती दिख रही है। अब सरकार के हाथ में जो हथियार है वो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के लिए रेगुलेटर के तौर पर काम कर सकता है। अभी तक इस मामले में ऑडिटर्स की भूमिका पर आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब आईसीएआई एक्शन में आ गया है। आईसीएआई ने पीएनबी गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पीएनबी के डिप्टी जनरल मैनेजर से फ्रॉड की जानकारी मांगी। आईसीएआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी। आरबीआई से पीएसयू बैंकों के कॉर्पोरेट कर्जदारों की लिस्ट मांगी। 2000 करोड़ या इससे ज्यादा बकाया वालों की लिस्ट मांगी। लिस्ट की आईसीएआई जांच करेगी, नियमों का उल्लंघन देखेगी। आईसीएआई ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिली भगत के सबूत मांगे हैं। जी बिजनेस पर ऑडिटर्स की भूमिका पर सवाल उठाने का लगातार असर हो रहा है। सरकार हो या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सभी ने ऑडिटर्स एक्शन शुरू कर दिया है। हर तरफ अब यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों 7 साल तक ऑडिटर्स पीएनबी में महाघोटाले को पकड़ नहीं पाए? क्या ऑडिटर्स ने ऑडिट में अनदेखी की या जानबूझकर आंखें मूंदी रखी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ हिमांशु कुमार हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी से भी हम बातचीत करेंगे। अनुराग शाह मेरे सहयोगी भी मेरे साथ होंगे और वेद जैन जो कि आईसीएआई के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम फोन लाइन पर कुछ बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। आलोक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी और आपने ही हमारे दर्शकों को ये खबर पहुंचाई थी कि कैसे ऑडिटर्स जो है उनकी जवाबदेही यहाँ तय होनी चाहिए, और अब आईसीएआई एक कदम आगे बढ़ते हुए हरकत में आया। उसने गीतांजलि जेम्स और पीएनबी के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस यहाँ पर भेजा है। क्या कोई डेडलाइन तय की है?
देखिए, आईसीआई की तरफ से नोटिस जो भेजा जाता है उसमें जवाब देने की एक सीमा होती है, 15 दिन की सीमा होती है, 15 दिन में जवाब देना होता है। लेकिन ये सिर्फ कार्रवाइयाँ जो हैं ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1949 के तहत जो गवर्न होती हैं उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। इसमें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और उसके बाद अगर आईसीआई ने को ये पता चला या फिर उसको ये लगता है कि ये दोषी ऑडिटर्स हैं या ये इन्होंने मिसकंडक्ट किया है इस पूरे मामले में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसमें कार्रवाई में यही होती है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो कार्रवाई बस यहीं तक सीमित रहती है किसी भी ऑडिटर के खिलाफ। जैसे आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जितने भी सीए के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी उसमें यही हुआ था, सिर्फ 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उसमें से भी आईसीएआई ने सिर्फ 5 लोगों में से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और एक के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। तो ये स्थिति है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इंस्टीट्यूशन है, एक्ट है और उसके तहत कार्रवाई करने का। तो इसी वजह से, क्योंकि ऑडिटर्स की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है इस पूरे पीएनबी घोटाले के स्कैम में, तो इसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि ऑडिटर्स की एक बड़ी भूमिका है और ऑडिटर्स की तरफ से जो एक बड़ी चूक हुई है या फिर है कि आईसीएआई ने प्रेशर के अंदर अब पीएनबी और गीतांजलि जेम्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है, क्योंकि ये काम आईसीएआई पहले भी कर सकता था, उसने अब तक नहीं किया। अब प्रेशर में आया तो ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब हमने कल खबर ये शुरू से सुबह से दिखानी शुरू की थी तो एक तरह से जो हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे आईसीआई में, वहाँ पर एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही थी, तत्काल अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। आईसीआई में तमाम मेंबर्स वहाँ आए थे और हमारे संवाददाता ने वहाँ बार बार कोशिश की कि आईसीआई के प्रेसिडेंट जो नवीन गुप्ता है उनसे बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम अपना प्रेस रिलीज जारी करेंगे, मीडिया से बिल्कुल बातचीत नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर का कह सकते हैं कि प्रेशर था आईसीआई के मेंबर्स के ऊपर और आईसीआई को खुद भी देखना होगा कि जो लोग वो काम कर रहे हैं, जो ऑडिटर्स की जो भूमिका है कितनी गलत है, कितनी सही है और अभी तक क्या हो रहा था। तो इसीलिए इस बात की चिंता उन्हें सता रही है। या फिर देखें कि जितने भी घोटालेबाज जो ऑडिटर्स जो होते हैं या फिर जो दोषी होते हैं उनको आखिरकार किस तरह से आइसोलेट किया जाए और किस तरह से आईसीआई की भूमिका बरकरार रखी जाए। क्योंकि अगर कंपनीज एक्ट के तहत जो एनएफआरए आ गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो अब ऑडिटर्स और सीए जितने भी होंगे वो इस एनएफआरए के तहत आएंगे और फिर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1949 के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में ये एक बड़ा कदम होगा और ये काफी एक तरह से कहें कि सख्त कदम होगा सरकार की तरफ से। उसमें फिर जो ये बच निकालने का रास्ता है कि कितना भी बड़ा घोटाला कर लो या फिर कुछ भी कर लो, उसके बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना देके छूट जाओ। बिल्कुल यही बात हम कल भी कर रहे थे आलोक, अगर आपको याद हो तो हम ये कह रहे थे कि एक इंडिविजुअल रेगुलेटरी बॉडी, जो कि आपकी खबर है कि इंडिविजुअल रेगुलेटरी बॉडी एक यहाँ पर बन सकती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है ये भी हमने अब जो पीएनबी घोटाला हुआ उसमें देख ही लिया। मेरे साथ हिमांशु भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। हिमांशु, आईसीएआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और कहीं ना कहीं पर वो भी एक रेगुलेटर का काम जरूर करती है ऑडिटर्स के मामले में, लेकिन क्यों हर बार ऐसा होता है कि लेट लतीफी, एक बार फिर ये लेट लतीफी है, प्रेशर ही है, जिसके बाद अब आईसीएआई ने ये एक्शन लिया है। ये एक्शन पहले भी लिया जा सकता था। और दूसरी बात ये कि इतने बड़े घोटाला हो जाता है तो क्या खुद आईसीएआई को ऑडिटर से जवाब नहीं मांगना चाहिए था? देखिए, पहली चीज की मैं आलोक जी की कुछ बातों से बहुत ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर कुछ ऑडिटर्स कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूरे इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते। पहली बात, इंस्टीट्यूट हमारा बहुत बड़ा, उसमें जो मेंबर्स हैं बहुत बड़े लेवल पे हैं और हर तरह के लोग हैं। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट की बहुत बड़े बड़े कमेटी में बैठे हुए हैं, तो आप उसकी डिग्निटी पे इस तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। दूसरा जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो भी एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से काम किया जाता है। रादर की इंस्टीट्यूट कुछ चाह के भी नहीं कर सकता है। जो हमारा एक्ट है 1949, उस एक्ट में जो प्रोविजंस होंगे उसी के अकॉर्डिंगली कोई काम किया जाए। अगर कोई आदमी कोई क्राइम करके जाता है तो जो भी पैनल प्रोविजंस होंगे उसी के आधार पे आप काम करेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा पावर लगा के क्या किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा बर्डन आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो आज के डेट में जो प्रोविजंस है वो 1 लाख के हैं। तो पहली चीज की 1 लाख और 3 महीने का सस्पेंशन है कि जो एक मैक्सिमम जो उसमें दिया गया है। हिमांशु, बट डू यू एग्री समवेयर 1 लाख इज एक्चुअली पीनट्स? 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। ऐसा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए, चलिए आप करोड़ों छोड़िए, आप हजारों का, हंड्रेड्स में भी अगर घोटाला हो जाता है, उसमें अगर 1 लाख रुपए की पेनल्टी किसी को देनी पड़ती है तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है।
देखिए, वो एक अलग मुद्दा है जिस पे आप बात कर रहे हैं। एनएफआरए की ऑलरेडी आप जो बात कर रहे हो, अलग इश्यू है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं कि वो कम है ज्यादा है, ये एक डिबेट का प्रश्न है। लेकिन जो कंडक्ट हुआ है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऑडिट में अभी तक तो ये नहीं आया सामने कि जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें क्या ये पॉइंट रेज किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, अगर वहां पे जो इंटरनल ऑडिटर थे या जो कॉन्करेंट ऑडिटर थे, क्या आपने वो ऑडिट रिपोर्ट अभी तक किसी ने देखा है? वो तो सामने आया नहीं है। तो पहले तो इंस्टीट्यूट पहले डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद ही किसी तरह के कंक्लूजन पे आ सकती कि क्या उन्होंने रिपोर्टिंग की थी या नहीं की थी। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब तक वो पेपर पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाता है हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि उन्होंने अपने जो इंटरनल रिपोर्ट्स थे उसमें उन्होंने किसी तरह का कोई आप कह सकते हैं रिमार्क्स दिया हो या किसी तरह की चीजों को मेंशन भी किया। उसके अलावा एक बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएनबी के जो पूरे घोटाले हुए हैं उसमें सीबीएस में डेटा इनपुट नहीं किया गया है। अगर सीबीएस में डेटा ही नहीं जाएगा तो कोई ऑडिटर क्या चेक करेगा? आपकी क्रेडिबिलिटी जो भी है वो बैंक के सॉफ्टवेयर के आधार पे काम किया जाता है। हिमांशु, जब कल भी हम इस मुद्दे पर कई दिनों से शोज कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आलोक भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। अगर आलोक आपको याद हो तो कल भी हमारे साथ एक मेहमान थे जिन्होंने ये बात कही थी और ये सवाल भी हमने उठाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, 7 साल लंबा घोटाला चलता है, मंथली नहीं तो क्वार्टरली ऑडिट्स होते होंगे, क्वार्टरली ऑडिट्स में क्या कहीं पर भी ये बात निकलकर नहीं आती है कि देखिए जनाब आपकी इस बुक में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसे चेक करा लीजिए। क्या उस समय एक्सटर्नल ऑडिटर ने बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को या आरबीआई को ये नहीं बताया होगा, इस तरह की हिंट्स नहीं दी होगी? आलोक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, जब बुक्स देखते हैं तो ये बिल्कुल हर साल का अगर पीएनबी का बैलेंस शीट उठा के देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोन है, एनपीए का अमाउंट है, वो सामने दिखता है। वो इतना बड़ा जब अमाउंट होता चला जाता है और खासतौर से नीरव मोदी के मामले में लें तो जो इतनी बड़ा अमाउंट होता चला गया तो कहीं ना कहीं ऑडिटर्स एक्चुअली क्वेश्चन देन, ये हमारा सवाल है। हिमांशु, क्वेश्चन तो वही है ना कि अगर आपने अभी ऑडिट रिपोर्ट में जो एनपीए बढ़ रहे हैं, ये तो आपको भी नहीं पता कि आपने ऑडिट रिपोर्ट तो देखा नहीं, आपने ओवरऑल बैलेंस शीट देखा। जो ऑडिटर जो उस ब्रांच के थे या जो सेंट्रल ऑडिटर थे, क्या उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट में और जो ऑब्जर्वेशंस डाले या नहीं डाले, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर उन्होंने पिछले 7 साल के ऑडिट रिपोर्ट में किसी ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं डाला, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। फिर तो ये एक सोचने वाली बात है कि 7 साल आप एक ब्रांच के कंटिन्यूअस ऑडिट में अलग अलग फॉर्म्स काम कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जर्वेशन ना मिले, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट देख नहीं लेती हैं, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन दिए गए थे, ऑडिटर्स ने क्या रिमार्क्स दिए, आप इस तरह से ये नहीं कह सकते कि वहां पे जो ऑडिटर था उसने कुछ किया ही नहीं या उन्होंने चीजों को देखा नहीं या किसी भी तरह का। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ तो हिंट दिया होगा ना, मिली भगत हम तो इसे कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ 2 या 3 लोगों ने मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया हो। खैर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बड़ा डिबेट का मुद्दा है, अभी रिपोर्ट इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप जो बात करें उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि सही, अगर ये चीज है, इसमें एक काम ये भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि पूरे प्रोसेस की ऑडिट होनी चाहिए, रादर कि हम डिबेट ये करें कि हमारा कितने का स्कैम हुआ, एनपीए क्या हुआ। एक ऑडिट ये होनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट होनी चाहिए, जिसमें ऑडिटर से लेके इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, आपके सेंट्रल ऑडिटर, जो आपका ब्रांच मैनेजर, स्टेट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन तक लेवल, इवन सीबीएसई और आरबीआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। वहां पे ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोगों ने कहां चूक की, वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। तब ये कहना बहुत ही आसान होगा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आरबीआई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा किसी को कल्प्रिट घोषित करने के पहले, चाहे वो ब्रांच हो या ऑडिटर हो या कोई मैनेजर हो या कोई सीनियर लेवल का। फिलहाल तो हम बता दें अपने दर्शकों की, हम किसी को भी कल्प्रिट यहां नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, जिम्मेवारी किसकी है? ऑडिटर्स इसकी जिम्मेवारी लेंगे, बैंक इसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्योंकि आम आदमी का पैसा जो है वो एक बड़ा अमाउंट होता है जो बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन में जाता है। एनपीएस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और बैंकों के लिए भी जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के घोटाले की गाज अब ज्वेलरी खरीदारों पर गिरनी शुरू हो गई है। इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र के बीड जिले के कुछ ऐसे रसूखदार लोगों को नोटिस भेजा है। इन लोगों ने नीरव और चोकसी की कंपनियों से कैश में हीरे खरीदे थे। इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल नीरव और मेहुल चोकसी की कंपनियों की छापे के दौरान इनकम टैक्स विभाग को हीरे खरीदारों की लिस्ट मिली। इनकम टैक्स विभाग की नजर उन लोगों पर पड़ी जिन्होंने नोटबंदी के दौरान कैश में हीरे की खरीदारी की। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग ने इनकम टैक्स विभाग ने देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे नोटिस वो भेज सकता है।
मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पीएनबी फ्रॉड का मामला ऐसा मामला है जब हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है, कुछ नया सामने आता है। ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश में यहां पर हीरे खरीदे। जी, जिस तरह से मामला इतना बड़ा हो गया है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो जांच के अंदर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और इनकम टैक्स विभाग ने अभी तक 26 लोगों को नोटिस भेजा है। और जो जांच के अंदर पता चला है कि नीरव मोदी की जो कंपनी थी और नीरव मोदी के शोरूम थे, वहां से बड़ी मात्रा में इन लोगों ने कैश के अंदर ज्वेलरी खरीदी थी। तो इन सबको एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। उसके अलावा आज भी ईडी की तरफ से करीबन 44 करोड़ की जो एसेट है नीरव मोदी की, वो अटैच की गई है। एक उनकी कंपनी के जो एक बैंक अकाउंट था उसमें 30 करोड़ रुपए थे, वो फ्रीज कर दिया गया है और उसी कंपनी के जो शेयर्स थे करीबन 14 करोड़ रुपए के, वो फ्रीज किए गए। इसके अलावा करीबन 176 जो स्टील की अलमीराज थी उसको भी अटैच किया गया है और इसके अलावा करीबन 150 कंटेनर और बॉक्सेस थे, उनके अंदर इंपोर्टेड आइटम्स और इंपोर्टेड घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। इन सबको अटैच किया है ईडी ने। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कब से मामला चल रहा था, किस किस मोडस ऑपरेंडी क्या था, किन किन लोग इसमें जुड़े हुए थे, किस तरह से नोटबंदी के दौरान भी लोगों ने कैश में खरीदारी करी और ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील किया। तो बहुत सारी परतें जैसे जैसे जांच आगे चल रही है ये सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में गीतांजलि जेम्स के खिलाफ अर्जी दी है और आरोपियों की प्रॉपर्टीज को फ्रीज करने की इजाजत मांगी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने गीतांजलि जेम्स के खिलाफ कंपनीज एक्ट के तहत मामले भी दर्ज करवाए। तो पीएनबी जैसा घोटाला दोबारा न हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी ही एक रास्ता है। यहाँ पर आलोक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आलोक, ये जो खबर यहाँ पर आई है कि अब एनसीएलटी में ये पूरा का पूरा मामला चला गया है, आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी? हालांकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो सीज हो ही रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी ईडी ने, सीबीआई ने जो भी प्रॉपर्टीज़ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच करी है प्रॉपर्टी, अगर कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल जाती है कि उसको कह सकते हैं कि उसको बेचकर पैसा जुटाया जा सकता है, तो ये सरकार के लिए काफ़ी आसान होगा। क्योंकि अभी तक जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, बताया जा रहा है करीब 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ उसके वैल्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार उसका एक्चुअल वैल्यू जो लगाया जाएगा एक प्रोसेस के जरिए ही लगाया जाएगा और कोर्ट उसकी इजाज़त देगी। तो इसीलिए जो भी मेहुल चोकसी या नीरव मोदी की जो कंपनियां हैं और साथ साथ और भी जो कंपनियां पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में जुड़ी हुई हैं, उन सभी कंपनियों के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एनसीएलटी में गई है ताकि वहां से वो इजाज़त ले सके, ताकि उस कंपनी एसेट्स जो हैं उनको बेचकर जो भी भरपाई की जाए पंजाब नेशनल बैंक की, वो भरपाई की जा सके। क्योंकि अगर एनसीएलटी ने अगर इसमें देरी हो गई, कहीं हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टीज में अगर कोई बैंक अकाउंट है या फिर पैसा है तो कहीं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, ताकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो। इसी वजह से जो धारा है कंपनीज एक्ट की 221, 222, 246, इन तमाम धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है और आज एमसीए की तरफ से जज ने बातें सुनी है और अपने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है। तो कुल मिलाकर एमसीए चाह यही रही कि जो भी प्रॉपर्टी अटैच की जाए उसको कह सकते हैं कि उसको बेचकर उसकी नीलामी करके पैसा जुटाया जाए, पैसा किस तरह से वसूला किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। हिमांशु, आप भी स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।